Hello students, how are you? Welcome back in my physics class. और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैप्लर्स लॉज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा है? ग्रेविटेशन। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कैप्लर्स लॉज। कैप्लर्स लॉज, कैप्लर के क्या लॉज थे और किससे रिलेटेड थे? स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि पूरे यूनिवर्स की सिचुएशन क्या है? All the planets are moving around the sun, right? Moon is moving around the earth. तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, किस तरीके से इनकी मोशन है, इसके बारे में बहुत सी स्टडीज हुई, लेकिन फाइनली साइंटिस्ट कैप्लर ने अपने 3 रूल्स दिए, जिन्हें कंपाइल करके नाम दिया गया कैप्लर्स लॉज। इसका मतलब देयर आर 3 लॉज, पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, ऑर्बिट क्या है? जिसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करते हैं, तो मान लीजिए ये सन है, तो इसके चारों तरफ प्लैनेट अगर मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये ऑर्बिट कैसा हो गया? सर्कुलर। यस। अगर ये ऐसे मूव कर रहे होते तो ये ऑर्बिट कैसी हो जाती? स्क्वायर। अलग अलग शेप है। और आपको सर्कुलर ऑर्बिट मालूम है? मैं एक नया शेप आपको बता रहा हूं। ये है कुछ इस तरीके से, सर्कल भी नहीं है, ये ऑर्बिट हमारी सर्कुलर नहीं है। तो ये कैसा ऑर्बिट है? इस ऑर्बिट को एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। और कैप्लर ने जो रूल दिया, उन्होंने कहा कि सारे प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा था ये सर्कल है, तो सर्कल का एक ही सेंटर होता है ना, तो इस एलिप्ट के 2 सेंटर होते हैं, एक और 2। ठीक है। तो जो कैप्लर ने रूल दिया वो क्या था? फर्स्ट लॉ, ऑल द planets move around the sun in elliptical orbit where sun is at its one focus। पहला रूल क्या कहता है कि सारे प्लैनेट इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कुलर में नहीं। कैप्लर ने कहा कि सारे प्लैनेट इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और सन कहां है? या तो इस फोकस पे है या तो इस फोकस पे है। यानी अगर हम इस फोकस पे सन को लें तो ये सिचुएशन क्या है? सन। और ये क्या मान ले? प्लैनेट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, और ये कहता है कि ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज एट इट्स फोकस। और हमने डायग्राम बनाया है, सन चाहे यहां हो या यहां हो, एक ही जगह होगा, उसकी पोजीशन फिक्स है इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के फोकस पे, और ये प्लैनेट है ऐसे मूव करेगा। फर्स्ट लॉ। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर मैं सेकेंड लॉ आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड लॉ,
सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एरियल स्पीड। और ये क्या कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसको समझाऊंगा। क्या? एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, दैट इज एरिया sweep out by the planet in equal time is equal। स्टूडेंट्स, मैंने स्टेटमेंट लिखा है लॉ ऑफ एरियल स्पीड। स्टेटमेंट क्या है? एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। स्पीड आपको मालूम है, ठीक है ना, मैंने यहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं बोला है। ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए एक ही प्लैनेट है, वो यहां से चलता है इस डायरेक्शन में, तो ए से चल के बी पे आता है, फिर सी पे जाता है, फिर डी पे जाता है। अब आप देखिए ए से बी तक जाने में टाइम क्या लग रहा है? टी। और सी से डी तक जाने में टाइम क्या लग रहा है? टी। यानी यहां से यहां तक जाने में भी टाइम टी है और यहां से यहां तक जाने में भी टाइम टी है, यानी इक्वल टाइम लग रहा है। लेकिन डिस्टेंस आप देखिए यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है, और क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है तो इसका मतलब स्पीड इसकी सेम नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा? एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज सेम। एरियल स्पीड से मतलब होता है एरिया स्वीप्ड आउट बाय द प्लैनेट इज इक्वल बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम इज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक चला, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, तो सन से जो एरिया बन रहा है, ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ए बी। और वहीं पर सी से डी पे चल रहा है, तो क्या बन रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस सी डी। और ये दोनों एरिया, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। स्पीड नहीं सेम है क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इक्वल टाइम में जो एरिया स्वीप कर रहे हैं दैट एरिया इज इक्वल। और ये सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ एरियल स्पीड। स्टूडेंट्स, इससे एक चीज आपको और मिल रही है क्या, कि इसका मतलब सन के चारों तरफ जो प्लेनेट मूव कर रहे हैं हमेशा इक्वल स्पीड नहीं होती है। देखिए सन के जब पास में है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, इसका मतलब जब प्लेनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तभी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और जब सन से दूर हो गया तो क्या हुआ? डिस्टेंस कम हो गई, यानी इसकी स्पीड कम हो गई। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरियल स्पीड। पॉज करिए वीडियो, इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको थर्ड लॉ बताता हूं। स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड लॉ, और ये क्या है? इसे हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपको मालूम होगी। मान लीजिए ये सर्कुलर ऑर्बिट है और यहां से ऑब्जेक्ट चलता है और यहां से चल करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है एक राउंड, और इसमें जो टाइम लगता है दिस टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड, राइट? ऐसे ही अगर यहां से चला और घूम करके वापस यहां पे आ रहा है तो ये भी टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड कहलाता है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन वन राउंड, राइट? यहां से चल करके वापस यहीं पे आ गया तो एक राउंड हो गया, और इसमें जो टाइम लगा दैट इज योर टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट कहता है, पहले स्टेटमेंट लिख के फिर समझाता हूं। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज
directly proportional to the cube of its mean distance from sun. नोट कर लिया स्टूडेंट्स? ये आपका सेकेंड लॉ, इसको नोट कर लिया था ना? सॉरी, ये थर्ड लॉ है, इसे नोट कर लिया? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो हमने क्या कहा? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड टी स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल है किसके? क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर मान लीजिए वो मीन डिस्टेंस आर है तो इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है, राइट? अब हम आपको मीन डिस्टेंस बताते हैं। देखिए, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है, ये प्लैनेट यहां मूव कर रहा है। मीन डिस्टेंस क्या होगी? मीन डिस्टेंस का मतलब सन से ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी है, ये भी है, बहुत सी डिस्टेंस है। सन से इलिप्टिकल ऑर्बिट की बहुत सी डिस्टेंस है, तो इन सारी डिस्टेंस का मीन, ठीक है, इन सारी डिस्टेंस का मीन, तो हमने बोल दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। स्टूडेंट्स, मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं, इसको मीन डिस्टेंस अगर ना कहें तो हम और दूसरे तरीके से कह सकते हैं। कैसे? जैसे ये मैं लेता हूं सर्कुलर ऑर्बिट, तो इसके दो एक्सिस है, दो डायमीटर है, और डायमीटर तो सब बराबर है, दो चाहे 4 या 6 सर्कल है, सेंटर से पास करने वाली लाइन डायमीटर कहलाती, और सारे डायमीटर इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें तो यहां पर इसके दो एक्सिस हैं, दो डायमीटर, जिनको हम एक्सिस के फॉर्म में बोलेंगे। तो ये बिग है, ये स्मॉल है, तो इसको हम मेजर एक्सिस और इसको माइनर एक्सिस बोलेंगे। इसका मतलब एलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, और मेजर एक्सिस का हाफ यानी ये सेमी एक्सिस। तो ये हम स्टेटमेंट यहां कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मेन डिस्टेंस की जगह सेमी मेजर एक्सिस, मेन डिस्टेंस की जगह ये स्टेटमेंट सेमी मेजर एक्सिस कर देंगे और बात एक ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्ड लॉ है, और कैप्लर अपने तीनों रूल तो उन्होंने दिए, लेकिन ये सब नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, या मून अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है। इसको किसने बताया? साइंटिस्ट न्यूटन ने, और उन्होंने इसके लिए इस थर्ड रूल को अप्लाई किया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड रूल न्यूटन एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और जिसको आप हायर क्लासेस में यानी क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस वाज द थर्ड लॉ, और इस तरीके से ये न्यूटन के ये तीनों कैप्लर्स के लॉस हुए। पूरा कंप्लीट, इसके साथ आप पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, कैप्लर्स के लॉस के बाद मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? कि यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच में फोर्स, और वो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या लेना देना है? तो इसको हमने यहां पर 4 इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। पहली क्या है? द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। देखिए ये अर्थ है, हम कहां पे हैं? मान लीजिए यहां पे हम खड़े हुए हैं,
तो हम यहां कैसे खड़े, हमको तो नीचे गिर जाना चाहिए, है ना भाई। अपर पार्ट पे या आपके रूम की वॉल पे साइड में आप खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। क्या यहां खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। यहां भी नहीं खड़े हो सकते, यहां भी नहीं खड़े, आप केवल यहां खड़े हो सकते हैं। लेकिन अर्थ पे मैं यहां पे भी हूं, यहां पे भी हूं, यहां पे भी हूं और रुका हूं, किसकी वजह से? यानी दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, बाइंड कर रहा है एक दूसरे को, और वो ये इंपॉर्टेंस है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम यहां 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 कहीं पे भी अर्थ के ऊपर खड़े हो सकते हैं। और ऐसे ही सेकंड इसका इंपॉर्टेंस है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ मतलब जैसे ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ, और मून इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहां पर, ठीक है। इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एक और फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वही इसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करा रहे हैं, ठीक है भाई। ये चल रहा है तो इसका मोशन कैसा होगा? इधर होगा। लेकिन अब ये ऐसे कैसे जा रहा? तो जब ये आगे चलता है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको यहां खींच लेता है, फिर आगे चलता है इस डायरेक्शन में, तो चला जाना चाहिए दूर, लेकिन यहां जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बांध के रखता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से थर्ड एप्लीकेशन है आपकी, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ऐसे ही सारे प्लैनेट भी सन के चारों तरफ मूव करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक प्लैनेट, खाली सन और प्लैनेट के बीच में फोर्स लग रहा, प्लैनेट टू प्लैनेट के बीच में भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, राइट। और यही जो ग्रेविटेशन का डिस्कशन है, इसी से हम जो टाइड्स आते हैं, ठीक है, किसकी वजह से? मून और सन की वजह से, उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करिए और इनको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉपिक ग्रेविटी। क्या बात है? अभी आप कहेंगे सर आप ग्रेविटेशन बता रहे थे, अब ग्रेविटी बता रहे हैं। हाँ, ग्रेविटेशन क्या बताया था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। और जब मैं ग्रेविटी की बात करता हूं तो कहता हूं द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी। और कहां अट्रैक्ट करेगी? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो देखिए, द फोर्स बाय विच अर्थ attracts object towards its is gravity। बात समझ में आ गई ना? यानी ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रही है और आकर के यहां पे रुक जाएगा, सरफेस से अंदर नहीं जाएगा। ये अट्रैक्ट सरफेस नहीं करेगी, लेकिन कहां से अट्रैक्शन हो रहा है? सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर से, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको इस लेक्चर का आज का आखिरी टॉपिक बताने जा रहा हूं, दैट इज फ्री फॉल। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए स्टूडेंट्स? राइट। हम बात करने जा रहे हैं किसकी? फ्री फॉल। आज का लास्ट टॉपिक, फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? देखिए, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है तो मैं क्या करूंगा? फोर्स लगाऊंगा। मुझे फोर्स लगाना है ना, बता चुका हूं मैं पहले।
अगर मुझे इधर फेंकना है तो मुझे इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर फेंकना है तो इधर लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसे पकड़े हूं और अगर मैं इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, छोड़ देता हूं, तो क्या होता है, ये नीचे फॉल करता है अपने आप से। गया ना, किस वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, क्या ग्रेविटेशन क्या है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है। आज मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इस शस्त्र को अर्थ अपनी ओर खींच रही है, तो ये नीचे जा रहा है। अब आप देखिए यहां पर मैं इसको अगर होल्ड करके रखता हूं तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। और जब जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये नीचे की ओर भागेगा। ठीक है, और जब ये नीचे भागता जाएगा, नीचे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, भाई अभी तो 0 है तो कुछ तो होगी ना, तो जैसे ही छोड़ेंगे वेलोसिटी बढ़ेगी। और जैसे जैसे पास में आएगा, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, F = G m1 m2 अपॉन r², यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अर्थ जब ये नीचे गिरेगी तो अर्थ के पास जाएगी ना, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो अर्थ के पास जाएगा, और जब ये अर्थ के पास जाएगा तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। जब फोर्स ज्यादा होता जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए कि फ्री फॉल में अगर ऑब्जेक्ट नीचे, अगर क्या, फ्री फॉल में नीचे जाएगा ही जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। नोट करिए, इन फ्री फॉल velocity of object increases continuously. In free fall, velocity of increases continuously. ठीक है, यानी फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है अर्थ की ओर तो इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जाएगी, और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम यहां बढ़ती जाएगी, और अर्थ सरफेस पर पहुंचते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, लेकिन टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो